तो ये 5 विभाग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मदद करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की स्थापना की गई है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। वही शक्तियां इसे भी प्राप्त हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त, बस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य स्तर पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी वो सारी शक्तियां राज्य मानवाधिकार आयोग को भी है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को है। राज्य में अध्यक्ष कौन होंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी लेती है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। तो वही कार्य राज्य मानवाधिकार का है, जो कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है। अब इसके बाद मानवाधिकार की कार्य एवं शक्तियां, मानवाधिकार आयोग की कार्य एवं शक्तियां। आयोग के कार्य क्या हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो सबसे पहले कि मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला अगर आयोग के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो आयोग उसकी जांच करता है। यानी पहला अधिकार, अगर कोई भी शिकायत मानवाधिकार से संबंधित, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी शिकायत की जांच करता है। या तो या वो खुद संज्ञान लिया हो, कॉग्निजेंस में आया हो, या किसी के द्वारा ये शिकायत की गई हो, उसकी जांच करता है। दूसरा, इस आयोग के पास मानवाधिकार से संबंधित
सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण और उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, क्योंकि कैदियों का भी अब एक अधिकार होता है। भले ही वो कैदी हैं, लेकिन उनके मानवाधिकार का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो अपराध किया उसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन उनके बुनियादी अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो मानवाधिकार, अगर इस प्रकार की कभी शिकायतें होती हैं कि जेल में कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो किसी भी जेल का वो दौरा कर सकता है, कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, उसमें सुधार के निर्देश भी दे सकता है। आयोग संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या पहले से कोई कानून है, तो यह कानून मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने में कितना सक्षम है, इसकी समीक्षा भी यह आयोग कर सकता है। यानी वर्तमान में जितने भी कानून है मानवाधिकार से संबंधित, मानवाधिकार की सुरक्षा, मानवाधिकार की सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून हैं, उन सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है, उचित सुझाव भी दे सकता है, या फिर आगे जो कानून बनाए जाएंगे मानवाधिकार से संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे उसमें बदलाव की भी सिफारिश कर सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और यह कानून मानव के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। तो आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उसमें बदलाव का सुझाव दे। यह अधिकार है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, यानी ये एक न्यायालय की तरह भी काम करता है। आयोग के पास दीवानी अदालत, आपराधिक अदालत नहीं, दीवानी, फौजदारी नहीं, दीवानी अदालत की शक्तियां हो। दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। यह बड़ा अधिकार है। सिर्फ दीवानी अदालत की शक्तियां ही नहीं है, इसके मुआवजा और हर्जाना के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों को मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए या मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। यानी यह आयोग एक एडवाइजरी कमेटी की तरह भी काम करता है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है या आयोग को अगर ऐसा लग रहा है कि मानवों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये उस संदर्भ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उचित कानून बनाने की सिफारिश कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और अपनी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसे दोनों सदनों में रखवाया जाता है।
एक बात याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का तो उत्तर दे ही सकते हैं, आप मेंस के प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, क्वेश्चंस का भी आप आंसर कर सकते हैं इससे। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में रखवाता है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हमेशा वही होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर होंगे, यानी उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार को लेकर कई संस्थाएं काफी सजग और सतर्क रहती हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में मानव के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई, लेकिन 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद बनाया गया। इंटर गवर्नमेंट एक यूनिट है, ये इंटर गवर्नमेंटल एक यूनिट है मानवाधिकार परिषद, यानी ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा से चुने गए 47 सदस्यों से मिलकर यह बनता है और 22-23 तक भारत भी इसका सदस्य नियुक्त किया गया। यानी मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत को 2023 तक के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार मानवाधिकार परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है, सिफारिश करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य, इसकी संरचना, इसके कार्य, इसकी शक्तियां, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो अपराधी हो या आम नागरिक हो, सबके अधिकारों की यह सुरक्षा करता है और कोई भी शिकायत या स्वतः इसके संज्ञान में आए या इसके सामने लाया जाए तो उसकी जांच करता है, उचित सिफारिश करता है। इसके बाद एक दूसरी संस्था यानी केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 में भारत को मिला, भारतीयों को मिला सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सरकार के योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में,
सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में, सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में, कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 में यह कानून के जरिए देश के नागरिकों को मिला। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार की योजनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, और सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के, यानी भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं हैं, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रशासन में पारदर्शिता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन में पारदर्शिता, पारदर्शिता ला। अगर प्रशासन के अंदर की सारी व्यवस्थाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अगर हमारे पास अधिकार है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अधिकार है। सरकार को हमेशा सतर्क और सचेत रहना पड़ता है, अधिकारियों को हमेशा सतर्क और सचेत रहना पड़ता है। इसके लिए विभाग की, अलग से एक विभाग की स्थापना की गई कि इस प्रकार के सूचनाएं लोगों को समय पर मिल सके। यानी पारदर्शिता इसका मुख्य उद्देश्य। इससे क्या क्या फायदे होंगे? सरकारी कार्यक्रम की सफलता, सरकारी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर सूचना प्राप्त करने का हमारे पास अधिकार होगा, सरकार की जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही तय होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसके साथ साथ कार्य समय पे पूरे होंगे, कार्य समय से पूरे होंगे। अगर सूचना का अधिकार हमें प्राप्त होता है तो क्या, अगर यह अधिकार हमें मिला तो सरकारी कार्यक्रम की सफलता दर बढ़ेगी, यानी सुनिश्चित होगी, सरकार की जवाबदेही तय होगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी, कार्य समय पर पूरे होंगे। अगर सूचना का अधिकार मिल जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष
2005 में की गई। यानी केंद्रीय सूचना आयोग सूचना आयोग स्थापना 2005 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। नागरिकों को सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी देने तथा उस जानकारी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। यानी नागरिकों को सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी और उस जानकारी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। और यह पूरे भारत में 12 अक्टूबर यानी सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार 2005 को मिला। यह सूचना का अधिकार। वजाहत हबीबुल्लाह देश के पहले सूचना आयुक्त थे। अब इसकी संरचना अगर देखें तो एक सूचना आयुक्त के अतिरिक्त बाकी एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त बाकी सूचना आयुक्त होते हैं और इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करें, अगर इसकी संरचना यानी आयोग की संरचना, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। यानी इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अतिरिक्त 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। यानी इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 11 से ज्यादा नहीं हो सकती। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी इसकी सिफारिश करती है और इसकी सिफारिश के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति सरकार से संबंधित कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकती है, लेकिन सरकार वैसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है जो सूचना देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। अगर ये सूचनाएं सार्वजनिक की जाती हैं, ये सूचनाएं
नागरिकों को दी जाती हैं, तो इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी सिर्फ सार्वजनिक सूचनाएं प्राप्त करने का ही इस कानून के तहत अधिकार दिया गया है। किसी की निजी जिंदगी से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी साझा नहीं की जा सकती। किसी जानकारी को साझा करने से या सार्वजनिक किए जाने से देश की सुरक्षा खतरे में हो, वैसी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार लेकिन सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और एक 10 रुपए का शुल्क जमा करके यानी पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए तो वो 10 रुपए का शुल्क भी नहीं देना है। यानी एक प्लेन पेपर पर अपना प्रश्न लिखकर और संबंधित विभाग को अगर भेज दें, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उस विभाग को पूरी जानकारी, उनके द्वारा पूछी गई जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो दरअसल आयोग का कार्य, इसमें मुख्य रूप से सूचना, आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को प्राप्त करता है, उसकी जांच करता है और सूचना प्रदान करने की पुनः अपील का न्याय निर्णयन करता है। दरअसल सूचना देना तो एक व्यक्ति किसी विशेष विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो इसमें आयोग की क्या भूमिका, आयोग क्या करेगा? अगर किसी शिकायतकर्ता की जांच, अगर किसी शिकायतकर्ता ये कहता है कि मुझे सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, तो उसके संबंध में यह जांच करता है और सूचना प्राप्त प्रदान करने की पुनः अपील पर निर्णय करता है। अगर कोई व्यक्ति संबंधित विभाग को आवेदन देता है, सूचना प्राप्त नहीं होती, तो वो आयोग में शिकायत कर सकता है। अब ये आयोग की जिम्मेदारी है कि उस शिकायत पर निर्णय ले, संबंधित विभाग को निर्देश जारी करे कि याचिकाकर्ता या निवेदनकर्ता के द्वारा मांगी गई जानकारी उसे उपलब्ध कराई जाए। आर्थिक दंड, सुनवाई और प्रतिवेदन आदि से जुड़ी शक्तियां भी आयोग को दी गई है। यानी आर्थिक दंड का भी प्रावधान, आर्थिक दंड भी दे सकता है, इन शिकायतों की सुनवाई भी कर सकता है, और रिपोर्ट से जुड़ी शक्तियां भी आयोग को दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस आयोग का निर्णय अंतिम होता है। यानी इस आयोग द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो एक फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती। यानी सूचना आयोग द्वारा अगर कोई सूचना दी जाती है और आवेदनकर्ता या सूचना प्राप्तकर्ता अगर इसे संतुष्ट नहीं है, तो इसकी शिकायत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
के अंतर्गत ये कार्य करता है। सूचना का अधिकार और सूचना आयोग। ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। सूचना का अधिकार और सूचना आयोग, ये दोनों केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों में और उपक्रमों में ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2200 केंद्र सरकार के 2200 कार्यालय और उपक्रमों में ऑनलाइन आरटीआई की सुविधा प्रदान की गई। अब इस कानून में क्या व्यवस्था है? सबसे पहले आवेदक संबंधित विभाग से सूचना मांगता है। एक तो ये पहली प्रक्रिया है कि सबसे पहले आवेदक संबंधित विभाग के पास आवेदन देता है, मुझे ये सूचनाएं, उन सूचनाओं की सूची रहती है, ये सूचना मुझे दी जाए। अगर 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अर्थात विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है, अंदर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक संबंधित विभाग को एक बार रिमाइंडर करता है, यानी फिर से वो सूचना देने की सिफारिश करता है। अगर 45 दिन के अंदर भी सूचना प्राप्त नहीं होती है, 45 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद भी अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक यानी 45 दिन के बाद आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत कर सकता है। 30 दिन के अंदर अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित विभाग को पुनः सूचना देने की सिफारिश करता है। 45 दिन के अंदर अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तब केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वितीय अपील और शिकायतों पर सुनवाई करता है।
आयोग सूचना अधिकारी पर, यानी जिस अधिकारी को सूचना देने की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर जुर्माना भी कर सकता है। अगर आयोग को ऐसा लगता है कि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को परेशान किया है, उन्हें सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है, तो आयोग उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी कर सकता है उस लोक सूचना पदाधिकारी के ऊपर। अगर उसे ऐसा लगता है कि लोक सूचना पदाधिकारी ने जानबूझकर सूचना प्राप्त करने वालों को परेशान किया, जानबूझकर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है, तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा अधिकार है भारत के नागरिकों को, यानी सरकारी काम से संबंधित जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जानकारी, किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये दो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार भारत में कार्य कर रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। उसकी शक्तियां और कार्य क्षेत्र बिल्कुल वही है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। इसलिए कभी कभी मांग होती है कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी राज्य स्तर पर भी यह आयोग कार्य कर रहा है, और केंद्रीय सूचना आयोग जो इतने बड़े अधिकार के साथ अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। आज के टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है? ओके, हैव ए नाइस डे।